नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में, अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। और इस संबंध में दोस्तों यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम मेसोपोटामिया का अर्थ और उसके भूगोल की परिचर्चा कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम इससे आगे के कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना कीजिएगा, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तभी आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो के किसी भी भाग को आप नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें, बल्कि पूरी वीडियो को देखें ताकि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो के कंटेंट को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्ययन लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। दोस्तों, पहला बिंदु जिसका हम अध्ययन करेंगे आज, उसका नाम है शहरीकरण का महत्व। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और शहरीकरण उसकी एक खास विशेषता थी। शहरों के बसने की प्रक्रिया को, शहरों के बनने की प्रक्रिया को शहरीकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल एक महत्वपूर्ण यहाँ यह उठता है कि आखिर शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों, शहरों से अभिप्राय एक ऐसे स्थान से होता है जहाँ कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन और आजीविका का प्रमुख क्षेत्र कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र होते हैं। अन्य आर्थिक गतिविधियों से लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं और कृषि कार्य में लोग संलग्न नहीं रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शहरों की एक खास महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि शहर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होते, बल्कि शहर अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर निर्भर होते हैं। अब क्योंकि शहर अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसीलिए अधिशेष उत्पादन शहरीकरण की एक पूर्व शर्त मानी जाती है। दोस्तों, अब अगला सवाल यह आता है कि अधिशेष उत्पादन क्या है, जिसको इंग्लिश में सरप्लस प्रोडक्शन कहा जाता है। अधिशेष उत्पादन का अर्थ दोस्तों यह होता है कि किसान अपनी आवश्यकता से अधिक उन लोगों के लिए भी फसल का उत्पादन कर रहे हैं जो कृषि को छोड़कर अन्य आर्थिक क्रियाओं में या अन्य कार्यों में संलग्न हैं। और इस दृष्टि से अधिशेष उत्पादन शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता और उसकी एक पूर्व शर्त है। दोस्तों, मैं अभी एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आखिर अधिशेष उत्पादन क्या है और किस लिए ये शहरीकरण की एक पूर्व शर्त माना जाता है। दोस्तों, यहां हम एक किसान का उदाहरण ले रहे हैं जिसने अपने खेतों से 50 किलो गेहूं का उत्पादन किया है और 100 किलो गेहूं वह खुद अपने उपभोग के लिए रख लेता है, जबकि 400 किलो गेहूं वो बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। अब सवाल यह है कि जिस गेहूं का उत्पादन उसने किया है वह अपने आप चलकर गांव के बाजार में या शहरों की मंडियों में अपने आप नहीं पहुंच जाएगा, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा चक्र होता है जिसमें अनेक प्रकार के लोग शामिल होते हैं इस अनाज को, 40 किलो गेहूं को किसान के खेत से लोगों के घर में पहुंचाने तक। सबसे पहले खेत से गांव की मंडी तक इस अनाज को पहुंचाया जाता है और यह कार्य ट्रैक्टर के माध्यम से, बैलगाड़ी के माध्यम से किया जाता है, और गांव की मंडी से बड़े व्यापारियों के द्वारा यही अनाज शहरों में पहुंचाया जाता है, शहरों के बाजारों में पहुंचाया जाता है। शहरों की मंडी से अलग अलग थोक बाजार के जो विक्रेता होते हैं उन तक यह अनाज पहुंचता है, और थोक बाजार से ये स्थानीय दुकानदारों के पास, छोटे छोटे व्यापारियों के पास पहुंचता है, और उनसे से आम इंसान, एक सामान्य नागरिक अपने उपभोग के लिए इस अनाज को खरीदता है। और इसी दौरान इसको पीसने का काम, यानी कि चक्की की भी आवश्यकता होती है। चक्की बनाने वाले लोग अलग होते हैं और उसको चलाकर गेहूं पीसकर उसका आटा बनाने वाले लोग अलग होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों अलग अलग तरह से लोग आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। सबसे पहले किसान है, उसके बाद गांव की मंडी तक पहुंचाने वाले लोग इसमें शामिल हैं, गांव की मंडी से शहर की मंडी तक पहुंचाने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, उसके बाद थोक बाजार तक इसको पहुंचाने वाले लोग हैं, और स्थानीय लोगों तक पहुंचाने वाले छोटे छोटे दुकानदार भी इसमें शामिल हैं।
तो अगर हम देखें कि इसमें किस तरीके के लोग शामिल हैं, तो सबसे पहले इसमें ड्राइवर को शामिल किया जा सकता है। और ड्राइवर क्योंकि खुद अपने सामान को, अनाज को मंडी से लेकर गांव शहर के घरों तक, लोगों तक पहुंचा रहा है, इसीलिए वह खुद अपने लिए फसल का उत्पादन नहीं करेगा। इसीलिए किसान की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी जरूरत के साथ साथ परिवहन से संबंधित लोगों के लिए भी फसल का उत्पादन करे। उसके बाद मान लीजिए कि वही लोग जब सड़क के माध्यम से इस अनाज को शहर की मंडी तक पहुंचाया जाता है, तो अक्सर लोग शहर के सड़कों के किनारे चाय की दुकान खोल लेते हैं ताकि यहाँ पर आने वाले लोग, सड़क के से गुजरने वाले लोग चाय पी सके अगर वो आवश्यकता महसूस करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोग पानी की रेडी भी लगा लेते हैं सड़क के किनारे, और कुछ लोग ढाबा भी खोल लेते हैं खाना खिलाने के लिए। और कई बार ये होता है कि सड़क पर चलते चलते गाड़ी का पंचर हो जाता है, तो पंचर लगाने वाले जो मैकेनिक होते हैं वो भी अक्सर अपनी दुकान को खोल लेते हैं सड़कों के किनारे। तो दोस्तों, इतने सारे लोग होते हैं किसी कार्य को अंजाम देने के लिए। अब दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये लोग अपने लिए खुद खेती करें, तो ये अपने लिए फसल उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि भोजन तो एक ऐसी आवश्यकता है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। भोजन तो हर इंसान खाएगा ही। इसीलिए यह किसान की जिम्मेदारी है कि वह अपने साथ साथ उस तमाम वर्ग के लिए भोजन का उत्पादन करे जो कृषि को छोड़कर कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में संलग्न है। दोस्तों, अगर किसान मना कर देता है कि नहीं, वह तो सिर्फ अपने लिए फसल का उत्पादन करेगा, तो इसके कारण परिवहन में, चाहे पानी की दुकान में, ढाबे में, पिंचर में लगाने वाले जो सारे लोग हैं, उनको भी अपने उत्पादन के लिए, उपभोग के लिए कम से कम कृषि करनी पड़ेगी, क्योंकि भोजन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त उनके पास बचेगा, उसमें भले ही वे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, शहरीकरण की एक आवश्यक विशेषता यह है कि लोग, किसान खासतौर पर, अपनी खेती से के माध्यम से इतना उत्पादन करें कि उनकी खुद की आवश्यकता तो पूरी हो ही, साथ ही उन लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो जो कृषि को छोड़कर बाकी का आर्थिक कार्यों में लगे हुए हैं। और यह सारा कार्य दोस्तों किसान अपनी पैसे कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए करता है, क्योंकि भोजन के अलावा उसकी जो दूसरी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह सारी प्रक्रिया गतिमान होती है। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया के शहरों की एक खास विशेषता ये थी कि वे शहर आत्मनिर्भर नहीं थे और लोग, किसान जो है वो अधिशेष उत्पादन करते थे। इसके अलावा शहरीकरण की एक दूसरी विशेषता यह होती है कि वहां श्रम का विभाजन होता है। लोग अलग अलग तरह के कार्यों को करते हैं, और क्योंकि अलग अलग तरीके के कार्यों को करते हैं तो लोग आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ये सारी विशेषताएं हमें मेसोपोटामिया के शहरीकरण की प्रक्रिया में दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी को। इसके बाद हम बात करने वाले हैं शहरों में सामान की आवाजाही के बारे में, या माल की आवाजाही के बारे में। दोस्तों, मेसोपोटामिया के बारे में हमने देखा है कि वहां शहर में श्रम का विभाजन था। लोग अलग अलग तरह के काम को करते थे और इसीलिए वे आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। लोग अलग अलग तरीके की वस्तुओं का शिल्प उत्पादन करते थे। लेकिन दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो एक प्रमुख कमी थी वह यह थी कि वहां पर जितनी भी तरह का शिल्प उत्पादन किया जाता था, उसको बनाने के लिए वहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं था। इसीलिए खनिज संसाधन सहित तमाम तरह का कच्चा माल उनको दूसरे स्थानों से मंगाना पड़ता था। यह उनकी एक खास मजबूरी थी, क्योंकि उन लोगों को खनिज संसाधन एवं कच्चा माल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसीलिए उनको विभिन्न प्रकार के यातायात के संसाधनों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता था। लेकिन नाव बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए उनके पास लकड़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। एकमात्र खजूर का पेड़ ऐसा था जो वहां से उगता था, और खजूर के पेड़ की लकड़ी को इस कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए भी धातुएं उनके पास उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को ये तमाम खनिज संसाधन और कच्चा माल दूसरे देशों से
अलग स्थानों से मंगाना पड़ता था। और खास तौर से ये जो वस्तुएं मंगाई जाती थी दोस्तों, ये तुर्की और ईरान से मंगानी पड़ती थी। यह उन लोगों की एक व्यापारिक संबद्धता को दिखाता है कि व्यापार के द्वारा वे दूसरे लोगों से जुड़े हुए थे। दोस्तों, इन वस्तुओं को मंगाने के क्रम में आमतौर पर स्थल मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि स्थल मार्ग से वस्तुओं को लाने ले जाने का खर्च ज्यादा होता था, क्योंकि सामान को लाने के लिए घोड़े, गधे या दूसरे जानवरों का जो इस्तेमाल करना पड़ता था, उसकी गाड़ी पर भी खर्च करना पड़ता था और इसके अलावा उनको चारा भी उपलब्ध कराना पड़ता था। इसीलिए अक्सर वस्तुओं की जो कीमत होती थी वो बढ़ जाती थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग दूसरे स्थानों से वस्तुओं को मंगाने के लिए नदी मार्ग का प्रयोग करते थे। और दोस्तों, उस दौरान जो फरात नदी थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहती थी, वह उनके लिए एक विश्व जल मार्ग का कार्य करती थी। इसके साथ जो छोटी छोटी जुड़ी हुई नहरें थी, वे हड़प्पा मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक जल मार्ग का निर्माण करती थी, जिसके कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग दूसरे स्थानों से खनिज संसाधन और दूसरे कच्चे माल को प्राप्त करते थे। और दूसरे स्थानों से इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वे कपड़े और कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात करते थे। अर्थात यह सारा कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से भी संचालित होता था। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अध्ययन के क्रम में यह था हमारी वीडियो का दूसरा भाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।